माई, मैं हर रोज आपको यहाँ पेड़ के नीचे बैठी देखती हूँ। क्या बात है, आज आप ठीक नहीं लग रही है। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। आप कब तक यहाँ ऐसे ही बैठी रहेंगी? अरे, आपका शरीर तो बुखार से तप रहा है। और ये क्या, आज आपने कुछ खाया भी नहीं है। माई, चलिए मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। अरे हाँ, आज तक मैंने आपसे आपका नाम तो पूछा ही नहीं। आपका नाम क्या है? नैना एक वृद्ध महिला से कह रही थी। वो बेचारी कांपती आवाज में बोली, मेरा नाम सविता है, पर लोग मेरे गंदे कपड़े और शरीर को देखकर मुझे मैली कहते हैं। अब तुम्हें जो पसंद हो वो नाम दे दो। नैना बोली, अच्छा तो आप सविता माई है। नैना के घर के सामने एक बड़ा सा बगीचा था। वहीं सविता काकी एक बेंच पर अक्सर उसे आते जाते बैठी दिखती और वो उन्हें कुछ खाना दे देती थी। न जाने क्या बात हुई, सविता काकी आज बेसुध लेटी हुई थी। उनकी उम्र लगभग 70-75 होगी। वैसे भी इतनी उम्र में लोग थोड़ा बहुत चल फिर ले, उतना ही बहुत है, वरना इस उम्र में तो शरीर जवाब दे जाता है। नैना ने आज ऐसे देखा तो वो उनसे पूछ बैठी। नैना बार बार उनसे सवाल कर रही थी, पर वो कुछ भी उत्तर देना नहीं चाहती थी। लगता था उनका शरीर दुर्बल हो चुका था। बेचारी बड़ी मुश्किल से आंख खोलकर नैना को देखती, फिर आंखें बंद कर लेती थी। नैना ने कुछ सोचा, फिर अपने घर जाकर कुछ खाने के लिए और पैरासिटामोल लेकर आई और बोली, माई इसे खा लो, फिर दवाई ले लो, देखना आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बेचारी बड़ी मुश्किल से रोटी को चबा रही थी। नैना को अफसोस हुआ। उसने मन ही मन सोचा, मैं कितनी बुद्धू हूं जो रोटी ले आई। रोटी की जगह अगर खिचड़ी या चावल ले आती तो शायद ये ठीक से खा पाती। फिर भी जब उन्होंने रोटी खा ली तो नैना ने उन्हें दवाई दे दी और घर चली आई। नैना से रहा नहीं जा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में वो घर के पर्दे हटाकर बेंच पर सविता काकी को देखती थी कि वो ठीक है कि नहीं। देखते ही देखते शाम हो गई। नैना ने थोड़ी सी खिचड़ी बनाई और दवाई लेकर उनके पास पहुंच गई तो देखा कि माई उठकर बैठी हुई थी। लगता है पैरासिटामोल ने अपना असर दिखाया। अगले दिन नैना अपने बेटी को स्कूल छोड़कर जब वापस आ रही थी तो बगीचे से होते हुए आई सविता काकी को देखकर वो बोली, काकी लगता है आपकी तबीयत अब ठीक है, कैसी है आप? काकी एक बात पूछूं, क्या आपका कोई अपना नहीं है, बेटा या बेटी या कोई रिश्तेदार जिसे आप अपना कह सको? क्योंकि आप हर वक्त इस बगीचे में इस बेंच पर बैठी रहती है। मैं देखती हूँ गार्ड आपको बार बार निकाल देता है और फिर आकर आप यहीं बैठ जाती है। नैना की बातें सुनकर काकी की आंखें भर आईं और उनके चेहरे पर पुरानी तकलीफ की लकीरें दिखने लगी। काकी ने कहा, बेटा तुम अनजान होकर मेरी चिंता करती हो। मुझे खाना और दवाई खिलाई। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ तुम्हारा घर धन से भरा रहे, तुम सदा सुहागन रहो, तुम्हारी लंबी उम्र हो, दुख की परछाई भी तुम्हारे घर के आसपास ना आए। नैना बोली, अरे काकी मैंने इतना कुछ नहीं किया जितना आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। काकी बोली, बेटा मेरा भी पूरा परिवार है, फिर भी इस बुढ़िया को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। एक समय था जब मेरे पति और मेरे 3 बेटे सब मेरा ध्यान रखते थे। मेरे पति तो मेरे हाथों के व्यंजनों के अलावा कुछ खाते भी नहीं थे। मैं हमेशा उनसे कहती थी कि पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो ईश्वर ने हमें 3 बेटे दिए। मेरा घर मेरे बेटे, बहू, पोते पोतियों से भरा था। हमारे कपड़े की दुकान बहुत अच्छी चलती थी और उसी से हमारे घर का खर्चा भी चलता था। भगवान की दया से कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। बड़ा बेटा राकेश पढ़ने में बहुत होशियार था, पर उसे दुकान पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उसके बाबूजी ने अपने जीवन की बहुमूल्य पूंजी उस पर खर्च करने में एक बार भी संकोच नहीं किया और देखते ही देखते वो इंजीनियर बन गया और अमेरिका चला गया। एक बार जब लौट कर आया तो अपनी पसंद की एक अमीर लड़की से शादी कर ली
और उसे भी अपने साथ ले गया। फिर तो अपने देश आना ही छोड़ दिया। नैना ने बीच में कहा, काकी और आपके दोनों बेटे, उनके बारे में भी कुछ बताइए। काकी बोली, दूसरा था रमेश, उसे कुछ कहना ही नहीं पड़ा। वो अपने भाई के पद चिन्हों पर चलने लगा, दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने लगा। फिर उसे हमारा कस्बा छोटा लगने लगा, उसने भी आना जाना कम कर दिया। हमारे पसंद की लड़की से वो शादी नहीं करना चाहता था, तो उसने अपनी पसंद की लड़की सीमा से मंदिर में जाकर शादी कर ली और हमें खबर भिजवा दी। पर्व त्योहार पर भी जब उसे बुलाती थी तो वो आता नहीं था, बस बहाना बना देता था। एक तो विदेश चला गया, एक अपने देश में रहकर भी पराया हो गया। नैना बोली, काकी और तीसरा बेटा, उसने क्या किया? काकी बोली, तीसरा बेटा रमन पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, परंतु रंग रूप में सुंदर था। उसके बाबूजी ने उसे अपनी दुकान पर बैठने को कहा तो उसने हमें 4 बातें सुना दी कि आप चाहते हैं मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूं। दोनों बेटों को आपने इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया और मुझे इस छोटे से शहर में रहने को कह रहे। उसने हमारी एक न सुनी और वो मुंबई चला गया। एक दिन पड़ोस में विकास, जो तीसरे बेटे का मित्र हुआ करता था, उसने आकर बताया कि काकी, रमन मुंबई में कपड़ों का ऐड करके कमाई कर रहा है। मुझे उसने अपनी फोटो भेजी थी। काकी बोली, बेटा, दुनिया में अपनी पहचान बनाया भी तो क्या बनाया? जिसने दुनिया से उसकी पहली पहचान करवाई वो उस माता पिता को ही भूल गया। समय के साथ साथ उसके बाबूजी शरीर से ज्यादा मन से बीमार होने लगे। दिन रात बेटों की याद में डूबे रहते थे, ना खाते थे ना पीते थे, दुकान पर भी नहीं जाते थे, बस परिवार की तस्वीरों को निहारते रहते थे। एक दिन उसके बाबूजी की हालत बहुत खराब हुई तो मैंने तीनों बेटों को फोन किया कि तुम्हारे बाबूजी तुम्हारी याद में बीमार पड़ गए, आकर एक बार उनसे मिल जाओ। तो राकेश ने कहा, माँ, कहने में क्या जाता है, करने दीजिए उनको याद, पर विदेश से अपने देश आने में कितना खर्चा होता है आप जानती है। एक बाबूजी से मिलने के लिए इतना खर्चा करूं? मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। रमेश ने कहा, मेरे पास भी बिल्कुल वक्त नहीं है और मेरी तो पत्नी भी काम करती है, मुझे उसके लिए भी समय निकालना पड़ता है। और रमन तो कपड़ों के विज्ञापन में खुद को व्यस्त बताकर अपनी माँ को कहने तक का मौका नहीं दिया और इस तरह तीनों ने पल्ला झाड़ लिया। फिर वो दिन आया जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। बेटों की याद में वो दुनिया ही छोड़ गए और मुझ अभागन को अकेले छोड़कर नए सफर पर निकल पड़े। पर भाग्य की विडंबना देखो, 3 बेटों के होते हुए भी अर्थी को कंधा आस पड़ोस के लोगों ने दिया। शायद उनके नसीब में यही लिखा था। जैसे जैसे अग्नि की चिता जल रही थी वैसे वैसे सविता काकी का मन भी जल रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या इसी दिन के लिए ईश्वर ने मुझे 3 बेटे दिए थे? ऐसे बेटों का होना और ना होना एक ही जैसा है। ऐसी फूटी किस्मत कि पिता की मौत पर एक बेटा आंसू तक नहीं बहा पाया। शरीर पंच तत्व में मिल गया तो अस्थि कलश सबने लाकर सविता काकी को हाथ में दे दिया। सविता काकी ने अपने मन को मजबूत किया और उसका विसर्जन करने गंगा तट पर चली गई। घर आकर वो पति की तस्वीर के सामने कहने लगी, अब इस घर में मुझसे रहा नहीं जाएगा। अब मैं किसका इंतजार करूंगी कि कौन खाने के लिए आएगा और बार बार मुझसे चाय के लिए कहेगा। जिन 3 बच्चों के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, आज उनके मन में और घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। कहते कहते सविता जी रो पड़ी। अब तो हर दिन ऐसे ही गुजरता था। काकी ने खाना पीना छोड़ दिया था, जिसके कारण वो बहुत कमजोर हो गई थी। नैना बोली, फिर क्या हुआ काकी? काकी रोते हुए बोली, एक दिन घर में मैं जब अकेली थी, कुछ चोर घुस आए और घर पूरा खाली कर गए और मुझे पता भी नहीं चला। हमारी दुकान के कागज के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी, तो किसी रिश्तेदार ने उस दुकान को भी हड़प लिया। एक दिन मैं खाली घर में अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाए चुपचाप आसमान की तरफ निहार रही थी। तभी उस कस्बे का दबंग आदमी आया और बोला, इस जगह को कुछ पैसे लेकर मुझे दे दो, वरना जगह मुझे खाली करवाना आता है। जबरदस्ती उसने कुछ पैसे मेरे हाथ में पकड़ा दिए और अकेला पाकर
उसने मेरे अंगूठे का निशान लगवा लिया। बेटा, उस दिन मैं बेघर हो चुकी थी। एक पोटली में अपने पति की तस्वीर और कुछ कपड़े लेकर फिर मैं दर दर भटक रही थी। भटकते भटकते कब तुम्हारे शहर में आ गई मुझे पता भी नहीं चला। एक दिन जब मैं थकी हारी इस रास्ते से गुजर रही थी तो मुझे ये बगीचा दिखा। उस दिन से इसी बगीचे को अपना ठिकाना बना लिया था। ये सब बताते वक्त काकी शून्य में चली गई थी। नैना की आंखें भर आई और वो बस टकटकी लगाए उन्हें देख रही थी। सविता काकी बोली, सुबह शाम लोग यहाँ टहलने आते और मुझे कुछ दे जाते, और कुछ तुम जैसे होते जो दूसरे के दर्द में भी शामिल हो जाते हैं। जब सविता काकी ये सारी बातें बता रही थी तब नैना अपने फोन से उनका वीडियो बना रही थी। अचानक नैना के दिमाग में उनके बेटों का नाम आया। तब उसे याद आया कि उनके 2 बेटे तो बहुत नामचीन और काफी पैसे वाले हैं। नैना ने कुछ सोचा और अपने घर चली गई। नैना जब घर पहुंची तो उसके पति मानव, जो कि एक बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने कहा, क्या बात है, आज अंधेरा होने पर तुम घर लौटी हो? कहां थी अब तक? नैना ने पानी पिया, फिर माई की वो वीडियो मानव को दिखाई। मानव बोले, तुम इतने दिनों से उनकी ऐसी दशा देख रही हो और उन्हें वहीं छोड़ दिया? चलो उन्हें घर लेकर आते हैं। ये बात सुनकर नैना को बहुत खुशी हुई और वो मानव के साथ जाकर सविता माई को मनाकर अपने घर ले आई। करीब 1 हफ्ते तक नैना ने अपनी माँ की तरह उनकी देखभाल की। खाना पीना कपड़े सबका ख्याल रखा। 1 हफ्ते में सविता माई की काया पलट गई थी। मानव उनके पास आए और कुछ कागजात दिखाते हुए बोले, माँ, आपको चुपचाप नहीं रहना चाहिए, आपको अपने बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सविता काकी बोली, नहीं नहीं बेटा, मैं अपने बच्चों के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकती हूँ? मानव बोले, काकी, ये पैसों के लिए नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई होगी। आप लोगों ने कितना त्याग करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया। आज उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी वो अपने बीमार पिता को वक्त नहीं दे पाए, अपनी बूढ़ी माँ को अपने पास नहीं रख पाए। लानत है ऐसे बच्चों पर। अगर आज आपने कदम नहीं उठाया तो कल को न जाने आपके जैसी कितनी माँ और काका जैसे पिता इस देश में पाए जाएंगे। क्या आप चाहती है जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ हो? काके के मुंह से निकला, नहीं नहीं बेटा, ईश्वर ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो। इतना कहकर काकी ने उस कागज पर अंगूठा लगा दिया। कुछ ही दिनों में तीनों बेटों को नोटिस गया और तीनों को आना पड़ा। बेटों को देखकर सविता काकी की आंखें भर आईं। वो उनसे लिपटकर अपने पति का शोक मनाना चाहती थी, पर बेटों ने उन्हें ये कहकर खुद से दूर कर दिया, आपको शर्म नहीं आई? आपने हमारे खिलाफ नोटिस जारी की और अभी हमारे सामने अफसोस जता रही है। अरे पैसे चाहिए थे तो मांग लेती, कम से कम हमारा नाम तो नहीं खराब करती। तीनों बेटे उन पर चिल्लाने लगे। दूसरा बोला, माँ, आपको अगर पैसे की इतनी भूख थी तो किसी के घर में काम कर लेती। तीसरा बोला, अरे किसी वृद्धाश्रम में चली जाती, आप कितने दिन और जिएंगे? अब देखना कल मसाला मिलाकर मीडिया वाले इस खबर को कैसे छापेंगे। लगता है आपको हमारी कामयाबी पच नहीं रही थी। बेचारी माँ भीगी पलकों से तीनों बेटों को टुक टुक निहार रही थी और धम से कुर्सी पर बैठ गई। नैना ने आगे बढ़कर उन्हें संभाला। सविता काकी ने बड़े बेटे से कहा, जब तुम हमें छोड़कर विदेश चले गए थे तब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी? और तुम रमेश, जब तुम पर पढ़ाई के लिए तुम्हारे बाबूजी ने खर्चा किया तब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई? और तुम रमन, तुम तो ना पढ़ने में अच्छे थे ना किसी काम में, तुम तो भागकर वहां गए थे, तब तुम्हारी इज्जत नहीं घटी। आज तुम लोग कहते हो मैं किसी के घर में काम कर लेती, वृद्धाश्रम चली जाती। अरे शर्म करो, ऐसे बेटे से तो मैं बांझ ही रहती। तुम लोगों ने भले ही अपने अपने क्षेत्र में नाम कमा लिया हो, पर एक माँ की नजर में तुम सब जीरो हो। अरे जो अपने पिता को कंधा ना दे सके वो बेटे किस नाम के और किस काम के? तुम लोगों ने सिर्फ अपने माँ बाप का नाम नहीं बल्कि मेरी कोख को भी अपमानित किया है, जिसकी सजा तुम लोगों को आज या कल मिलकर रहेगी। तभी जज साहब ने तीनों बेटों को अंदर बुलाया और सविता काकी
कुर्सी पर गर्दन टिकाकर आंख बंद करके फैसले का इंतजार करने लगी। जज ने अपना फैसला सुनाया। एक निश्चित समय पर एक निश्चित राशि आप तीनों अपनी मां को दोगे और बारी बारी से 4 महीने के लिए उन्हें अपने साथ रखोगे। ये फैसला सुनते ही मानव खुश हो गया और नैना ने भी अपनी खुशी जाहिर की और भागकर काकी के पास गई और कहने लगी, काकी देखो, आपको इंसाफ मिल गया। इतना कहकर नैना ने जैसे ही काकी को हिलाया, वो दूसरी तरफ लुढ़क गई। नैना फूट फूट कर रोने लगी। सविता काकी के तीनों बेटे मृत मां की तरफ आगे बढ़े। नैना ने उन्हें रुकने का इशारा दिया और एक कागज उनकी तरफ बढ़ा दिया, जिस पर साफ साफ लिखा था, मेरे तीनों बेटे मेरे मृत शरीर को हाथ नहीं लगाएंगे। मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझ अभागन को मुखाग्नि नैना या उसके पति के द्वारा दिलवाई जाए। मैं अपने बेटों को इस अधिकार से वंचित करती हूं। तीनों शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रहे थे। बेटों के होते हुए भी सविता काकी को गैरों के कंधों ने सहारा दिया। दोस्तों, कितने आश्चर्य की बात है। एक मां बच्चों को अपनी कोख में 9 महीने तक संभालती है और इतने दर्द सहकर उन्हें जन्म देती है, पर वही बच्चे मां को 9 दिन नहीं रख पाते और ना ही उसके दर्द को महसूस कर पाते हैं। क्या बच्चे भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी बुढ़ापा आएगा? दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं? आपके विचारों और सुझावों को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।